लोग कहते हैं दुख बुरा होता है जब भी आता है रुलाकर जाता है, लेकिन हम कहते हैं दुख अच्छा होता है जब भी आता है कुछ सिखाकर जाता है। स्वागत है आप सभी का नई कहानी में। हमारी आज की कहानी है अकेलेपन की पीड़ा। अपने कमरे में पति की तस्वीर पर लगे हार ने सुरेखा जी को हिलाकर रख दिया था। बुढ़ापे में अकेलेपन की पीड़ा कितनी असहनीय और हृदय विदारक होती है। सोचते सोचते सुरेखा जी का दिल दर्द से भर उठा था। आंखों से बार बार आंसू छलक कर आ रहे थे। उनके पति से जुड़ी सभी चीजों को समेटकर अलमारी में रख दिया गया था। उनकी हंसी से गुलजार कमरा आज एकदम शांत हो गया था। ये सन्नाटा सुरेखा जी को काटने को दौड़ रहा था। सुरेखा जी के पति राजेश जी का निधन हुए 15 दिन बीत चुके थे। उनके क्रियाकर्म में सम्मिलित होने वाले सभी रिश्तेदार जा चुके थे। घर के सभी सदस्य अपनी अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो गए थे। बहू अपने ऑफिस चली गई थी, बेटा अपने कामों में लग गया था। घर में अब सुरेखा जी बिल्कुल अकेली रह गई थी। उन्हें अपने पति की याद आ रही थी। दोनों ने साथ में कितने सुख दुख देखे थे। राजेश जी हमेशा उन्हें सहारा देते थे, हर मुश्किल में उनके साथ खड़े रहते थे। आज वो बिल्कुल अकेली रह गई थी। सुरेखा जी ने फैसला किया कि वो अपने पति की यादों को हमेशा अपने दिल में जिंदा रखेंगी। उन्होंने उनकी कुछ तस्वीरें निकालीं और उन्हें एल्बम में लगा दिया। उन्होंने उनकी पसंदीदा किताबें भी निकालीं और उन्हें पढ़ने लगी। सुरेखा जी के 2 बेटे और बहुएं हैं। बड़े बेटे का अपना कारोबार है और बड़ी बहू एक गृहिणी है। उनका छोटा बेटा और उसकी पत्नी दिल्ली में एक मल्टीनेशनल कंपनी में एक साथ काम करते हैं। साथ में काम करते करते दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। उसके बाद उन्होंने अपने घर वालों की रजामंदी से शादी कर ली। उनकी शादी को 2 वर्ष हो चुके हैं। सुरेखा जी अपने बड़े बेटे के पास रहती थी। वे बीपी और डायबिटीज की मरीज थीं। अक्सर उनकी तबीयत खराब ही रहती थी, जिस कारण वो ज्यादा उठ और चल नहीं पाती थी। जब तक उनके पति जीवित थे, वे उनके खाने पीने से लेकर दवाइयों तक का पूरा ध्यान रखते थे। सुरेखा जी के दोनों बेटे और बहुएं उन्हें बहुत प्यार करते थे, लेकिन सभी अपने अपने कामों में व्यस्त थे। बड़ा बेटा और बहू उनके लिए हर तरह की सुख सुविधा का ध्यान रखते थे, लेकिन उनके पास सुरेखा जी के साथ बैठने और बातें करने का समय नहीं था। छोटा बेटा और बहू भी अक्सर उनसे फोन पर बात करते थे, लेकिन वे भी अपने काम में व्यस्त होने के कारण ज्यादा समय नहीं दे पाते थे। सुरेखा जी को अपने पति की बहुत याद आती थी। वे दोनों एक दूसरे के साथ हर पल बिताते थे। राजेश जी हमेशा उन्हें हंसाते थे और उनका ध्यान रखते थे। अब सुरेखा जी बिल्कुल अकेली रह गई थीं। उन्हें लगता था कि जैसे उनकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा खो गया है। एक दिन सुरेखा जी अपने कमरे में बैठी हुई थी। उन्होंने अपने पति की एक तस्वीर देखी। तस्वीर में राजेश जी मुस्कुरा रहे थे। सुरेखा जी को अचानक लगा कि जैसे राजेश जी उनसे कह रहे हैं कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। राजेश जी उन्हें जरा सी भी असुविधा नहीं होने देते थे, लेकिन पति की अचानक मृत्यु से सुरेखा जी का जीवन अस्त व्यस्त हो चुका था। पिता के क्रियाक्रम के बाद उनके छोटे बेटे राजू और उसकी पत्नी नेहा को नौकरी पर जाना जरूरी था, इसलिए वे दोनों वापस चले गए। राजू और नेहा सुरेखा जी को भी अपने साथ ही ले जाना चाहते थे, लेकिन सुरेखा जी की बड़ी बहू उसी समय मुस्कुराते हुए बोली, अरे देवर जी, आप लोग तो नौकरी पर चले जाएंगे, माँ जी तो अकेले वहां परेशान हो जाएगी। माँ जी को यहीं रहने दीजिए, हम उनका बड़े अच्छे से ध्यान रखेंगे, आप चिंता मत कीजिए। धीरे धीरे समय बीतने लगा। हर दिन बीतने के साथ अब सुरेखा जी पहले से भी ज्यादा बीमार रहने लगी, लेकिन उनके बड़े बेटे और बड़ी बहू को तो जैसे उनसे कोई सरोकार ही नहीं था। वे अपनी जिंदगी में ही मस्त थे, लेकिन वे मां को अपने पास इसलिए रखना चाहते थे ताकि वे हर महीने आने वाली अपने पिता की पेंशन हासिल कर सके। सुरेखा जी की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। उन्हें ठीक से खाना भी नहीं दिया जाता था। उनकी दवाइयों का भी कोई ध्यान नहीं रखता था। सुरेखा जी को लगता था कि जैसे वे अपने ही घर में बेगानी हो गई हैं। एक दिन सुरेखा जी ने अपने छोटे बेटे राजू को फोन किया। उन्होंने उसे अपनी सारी बातें बताईं। राजू मां की बातें सुनकर बहुत दुखी हुआ। उसने अपनी पत्नी नेहा से बात की और दोनों ने मिलकर सुरेखा जी को अपने साथ ले जाने का फैसला किया। अगले ही दिन राजू और नेहा सुरेखा जी को लेने के लिए आ गए। सुरेखा जी बहुत खुश हुईं।
सुरेख जी राजू और नेहा के साथ जाना चाहती थीं, लेकिन बड़ी बहू और बेटे ने तिकड़मबाजी लगाकर मां को जाने नहीं दिया और बड़ी बहू ने अपने देवर और देवरानी के सामने पैसों का रोना रोया। तभी राजू ने तय किया कि वो हर महीने घर पैसे भेजेगा। वादे के मुताबिक राजू हर महीने दिल्ली से अच्छी खासी रकम भेजा करता था, जिसे दोनों पति पत्नी हड़प लेते थे। एक दिन सुरेखा जी ने अपने बड़े बेटे नरेश को बुलाकर कहा, बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, एक बार मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। तो नरेश गुस्से में कहने लगा, मां मेरे पास टाइम नहीं है, आप खुद ही चले जाओ। तो सुरेखा जी ने कहा, बेटा तुझे तो पता ही है मेरी हालत के बारे में, कहीं पर भी चक्कर खाकर गिर पड़ती हूं। तभी नरेश बोला, मां एक काम कीजिए, आप राजू को फोन करके उससे पैसे मंगवा लीजिए, जब वह पैसे भेज देगा तो मैं आपको ले चलूंगा। अपने बेटे की ये बात सुनकर सुरेखा जी हैरान रह गई और बोली, बेटा राजू हर महीने पैसे भेजता तो है और हर महीने तुम्हारे बाबूजी की पेंशन भी आती है और तुम भी कमाते हो, फिर भी तुम्हारे पास मेरी दवाइयों तक के लिए पैसे नहीं है। सुरेखा जी बहुत दुखी हुई। उन्हें लगा कि जैसे उनके बेटे का दिल पत्थर का हो गया है। उन्हें अपने पति की बहुत याद आई। वे सोचती रहीं कि अगर आज वे होते तो क्या होता। सुरेखा जी की ये बात सुनकर उनकी बड़ी बहू अनीता बोली, कैसी मां हैं आप जो अपने बेटे के पैसों पर नजर रखती है। महामारी फैलने के कारण हमारा पूरा काम धंधा चौपट हो चुका है और देवर जी तो अपनी नौकरी में खूब कमाई कर रहे हैं, अच्छा खासा पैकेज ले रहे हैं। जो पैसे देवर जी भेजते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। आपका बाकी का खर्च तो हम उठा रहे हैं। अगर थोड़े और पैसे देवर जी दे देंगे तो कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा। ठीक है बहू, ला मेरी बात करा दे राजू से, सुरेखा जी ने कहा। तो अनीता ने फोन मिलाकर सुरेखा जी को पकड़ा दिया। जैसे ही राजू ने फोन उठाया, सुरेखा जी बोली, हेलो बेटा राजू। अरे मां, आप? प्रणाम, कैसी हो आप? बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो सोचा डॉक्टर के पास चली जाऊं। अरे मां, आपकी तबीयत खराब है और आप अभी तक सोच रही हैं? नहीं बेटा, वो बात यह है कि मुझे थोड़े से पैसों की जरूरत थी। अरे मां, तो पहले बता दिया होता। ठीक है, मैं अभी भैया के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करवा देता हूं। आप तुरंत पैसे निकालकर सबसे पहले डॉक्टर के पास जाइए। मैं आपसे बाद में बात करता हूं। यह सुनकर सुरेखा जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें लगा कि काश उनके बड़े बेटे में भी राजू जैसे संस्कार होते। ये कहकर राजू ने फोन रख दिया और अपने बड़े भाई के अकाउंट में 30,000 रुपए ट्रांसफर करवा दिए। थोड़ी देर में नरेश के पास पैसे ट्रांसफर होने का मैसेज आ गया। तब सुरेखा जी बोली, बेटा आ गए पैसे? अगर पैसे आ गए हों तो चल मुझे डॉक्टर के पास ले चल। हाँ मां, पैसे तो आ गए हैं, लेकिन मैं अभी आपको डॉक्टर के पास लेकर नहीं जा सकता। थोड़ी देर में ले जाऊंगा, मुझे कुछ काम है। ऐसा कहते हुए नरेश उसी समय घर से बाहर चला गया। सुरेखा जी मायूस होकर वापस अपने बिस्तर पर लेट गई और अपने बेटे के आने का इंतजार करने लगी। जब काफी देर तक वो नहीं आया तो उन्होंने अपनी बड़ी बहू अनीता से कहा, बहू तुम ही मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। अनीता बोली, मां जी आप थोड़ा इंतजार कीजिए, इन्हें आने दीजिए, वो आपको डॉक्टर के पास ले जाएंगे। सुरेखा जी ने कहा, बहू मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मेरा शरीर भी साथ नहीं दे रहा है, तुम प्लीज मुझे अभी डॉक्टर के पास ले चलो। अनीता ने कहा, मां जी आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको थोड़ी देर में ले जाऊंगी। लेकिन अनीता सुरेखा जी को डॉक्टर के पास नहीं ले गई। वह जानती थी कि नरेश को पैसों का लालच है और वह सुरेखा जी को डॉक्टर के पास नहीं ले जाएगा। सुरेखा जी की तबीयत और बिगड़ती जा रही थी। उन्हें लग रहा था कि जैसे उनका दम घुट रहा है। उन्होंने एक बार फिर अनीता से कहा, बहू अब तो मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, मेरी हालत बहुत खराब है। लेकिन अनीता ने फिर वही बात कही, मां जी आप थोड़ा इंतजार कीजिए, इन्हें आने दीजिए। सुरेखा जी समझ गईं कि अब उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। उन्होंने अपने मन में सोचा कि काश उनके पति आज जिंदा होते तो उन्हें ऐसी हालत में नहीं छोड़ते। मुझे बहुत तेज बुखार है, ऊपर से पूरा बदन दर्द से कराह रहा है। उसी समय बड़ी बहू झल्लाते हुए बोली, आपको तो और कोई काम है नहीं, घड़ी घड़ी अपना रोना लेकर बैठ जाती है। आज यहां दर्द तो कल वहां दर्द। अरे बुढ़ापा है, ये सब तो लगा ही रहेगा।
अब हम सारा दिन आपकी सेवा में तो नहीं लगे रहेंगे ना? बहू, वो मैंने नरेश से कहा था, लेकिन वो बाहर चला गया। तभी अनीता हाथ को हवा में लहराकर तेज स्वर में कहने लगी, तो मैं क्या करूं? बाहर चले गए तो मैं अपने घर का काम संभालूं या आपको डॉक्टर के पास ले जाऊं? चुपचाप पड़ी रहो और अपने बेटे के आने का इंतजार करो। बार बार एक ही बात बोलकर मेरा दिमाग खराब मत करो। सुरेखा जी अपनी बहू की बात सुनकर चुप हो गई और चारपाई पर लेटी हुई अपने हालात पर आंसू बहाने लगी। इंतजार करते करते सुरेखा जी थक चुकी थी, लेकिन नरेश रात के 12 बजे घर आया, और वो भी शराब पीकर। अंदर आते ही वह अपने कमरे में चला गया। उसने एक बार अपनी मां को देखा तक नहीं, लेकिन उसकी आवाज सुनकर सुरेखा जी समझ गई कि उनका बेटा नशे की हालत में है। वो चुपचाप यूं ही पड़ी रही। सुरेखा जी को बहुत दुख हुआ। उन्हें लगा कि उनका बेटा बिल्कुल बदल गया है। वह अब उनकी बिल्कुल भी परवाह नहीं करता है। ऐसी हालत में उससे कहती भी तो क्या, लेकिन उनके शरीर में बहुत ज्यादा जकड़न महसूस हो रही थी। तबीयत खराब होने की वजह से उन्होंने खाना भी नहीं खाया था। बिना दवाई और खाने के वो अपने बिस्तर पर अधमरी हालत में पड़ी हुई कराह रही थी, परंतु किसी को उनसे कोई मतलब नहीं था। उधर दिल्ली में राजू और उसकी पत्नी नेहा को भी घर लौटते लौटते देर हो गई थी। तभी राजू को अपनी मां की याद आई और बोला, मैं भी कितना नालायक बेटा हूं। काम में इतना ज्यादा बिजी था कि मां का हालचाल भी नहीं पूछ सका। आज मां की तबीयत खराब थी। तभी नेहा बोली, कोई बात नहीं, मैं मां जी को अभी फोन करके उनका हालचाल पूछती हूं। फिर राजू बोला, नहीं नहीं, रहने दो, बहुत ज्यादा देर हो गई है। सुबह जल्दी उठना है, ऑफिस भी जाना है, कल सुबह बात कर लेंगे। नेहा बोली, नहीं जी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मां जी की तबीयत खराब है और हम सो जाएं, मुझे अभी फोन करना है। यह कहकर नेहा ने फोन उठाया और सुरेखा जी को फोन लगाया। फोन की घंटी बजती रही, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। नेहा ने 2-3 बार फोन किया, लेकिन हर बार फोन कट गया। नेहा बोली, जी, मुझे बहुत चिंता हो रही है। मां जी फोन नहीं उठा रही हैं, कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया? राजू बोला, तुम टेंशन मत लो, मां जी ठीक होंगी, सुबह होते ही मैं उन्हें फोन करूंगा। लेकिन नेहा का मन नहीं माना। उसने राजू से कहा, जी, मुझे नींद नहीं आएगी, मैं सुबह तक चैन से नहीं रह पाऊंगी, चलिए हम अभी चलते हैं। राजू बोला, क्या बात करती हो, इतनी रात में इतनी दूर कैसे जाएंगे? नेहा बोली, मुझे नहीं पता, मुझे बस मां जी को देखना है। अगर आप नहीं चलोगे तो मैं अकेली ही चली जाऊंगी। नेहा की जिद के आगे राजू की एक न चली। दोनों ने तुरंत कपड़े बदले और दिल्ली से नरेश के घर के लिए रवाना हो गए। सुबह की फ्लाइट से वो जल्दी ही चंडीगढ़ पहुंच गए और टैक्सी करके सीधे घर पहुंच गए। डोरबेल बजते ही नरेश ने गेट खोला, लेकिन जैसे ही गेट खोला तो अपने भाई और उसकी पत्नी को देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। अरे राजू, तू? तभी राजू मुस्कुराते हुए अपने बड़े भाई के गले लग गया। वे तीनों अंदर आए, लेकिन अनीता को कोई खबर ही नहीं थी। वो अपने कमरे में बच्चों के साथ सोई हुई थी। राजू और नेहा अपनी मां के कमरे में गए और नरेश अपने कमरे में पहुंचकर अपनी पत्नी अनीता को जगाने लगा। अरे अनीता, उठो, देखो राजू और नेहा आए हैं। जैसे ही अनीता के कानों में राजू का नाम सुनाई दिया, वो एकदम उठ खड़ी हुई। क्या बात कर रहे हैं आप? सुबह सुबह राजू कैसे आ धमका? बिखरे हुए बालों में अनीता अचंभित स्वर में बोली। तो नरेश ने कुछ सोचते हुए कहा, ये बात तो मुझे भी समझ नहीं आ रही। अनीता बोली, चलो देखते हैं क्या बात है। यह कहकर अनीता अपने कमरे से बाहर निकली और ड्राइंग रूम में आई। राजू और नेहा अपनी मां के कमरे से निकलकर ड्राइंग रूम में आ गए। राजू ने नरेश से कहा, भैया, मां कैसी हैं? नरेश ने कहा, मां ठीक हैं। तुम लोग इतनी सुबह कैसे आ गए? सब ठीक तो है ना? राजू ने कहा, सब ठीक है भैया, हम मां को देखने आए हैं। यह सुनकर अनीता का चेहरा उतर गया। उसे लगा कि कहीं राजू को सारी बात पता तो नहीं चल गई। ये लोग अचानक कैसे आ गए? हो सकता है कोई काम हो यहां। उधर राजू और नेहा जब सुरेखा जी के कमरे में गए तो वो सोई हुई थी। दोनों ने मां के चरण स्पर्श किए तो महसूस किया कि उनका शरीर तो बुखार के कारण तपा हुआ था। उनके आसपास कोई दवाइयां भी नहीं रखी थीं। अरे मां को तो तेज बुखार है, राजू बेचैन होते हुए बोला। तभी नेहा भी इधर उधर नजरें घुमाती हुई बोली, लेकिन आसपास कोई दवाई भी नहीं रखी।
तभी राजू ने अपने बड़े भाई को आवाज लगाई, भैया जरा यहां तो आइए। उसी समय सुरेखा जी की भी आंख खुल गई। अरे मेरे प्यारे बच्चों, तुम कब आए? तुमने तो बताया भी नहीं। मां खुश होकर कहने लगी। तो राजू बोला, वो सब छोड़िए मां, आप ये बताइए, आपको इतनी तेज बुखार है, आपने कोई दवाई क्यों नहीं ली? उसी समय सुरेखा जी उठने की कोशिश करने लगी तो नेहा और राजू ने उन्हें सहारा देकर बिठाया। हाँ बेटा, बस थोड़ा सा बुखार है। क्या मां, ये थोड़ा सा बुखार है? आपका बदन तप रहा है और आप इसे थोड़ा सा बुखार बोल रही हैं। राजू ने फिर से अपने भाई को आवाज लगाई तो नरेश बोला, क्या हुआ, क्यों इतनी आवाज लगा रहे हो? यह सुनकर राजू को बहुत गुस्सा आया। उसने नरेश से कहा, भैया, मां की तबीयत इतनी खराब है और आप आराम से बैठे हैं, आपको जरा भी चिंता नहीं है? नरेश ने कहा, मैंने क्या किया, मां को बुखार ही तो है, ठीक हो जाएंगी। क्या ठीक हो जाएंगी? मां को इतनी तेज बुखार है और आपने कोई दवाई तक नहीं दी? राजू ने गुस्से में कहा, आप लोगों को परवाह तक नहीं, मां के पास कोई दवाई भी नहीं रखी। तो नरेश ने कहा, हां, मैंने अनीता को बोला भी था कि दवाई वगैरह मां के पास ही रख दिया करो, लेकिन तेरी भाभी भी ना, घर के सारे काम करते करते फुर्सत ही नहीं मिली होगी बेचारी को, इसलिए शायद मेरी बात सुनकर भी अनसुनी कर दी होगी उसने। उसी समय सुरेखा जी दर्द से कराहने लगी तो राजू और नेहा ने उनको सहारा देकर उठाया और डॉक्टर के पास ले गए। चेकअप करने के बाद पता चला कि उनका बीपी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है और शुगर भी कंट्रोल में नहीं है। मां, क्या आपने दवाइयां नहीं खाई? नेहा ने पूछा तो सुरेखा जी बोली, बेटा वो बात यह है कि 1 महीने से मेरी सारी दवाइयां खत्म हो गई थीं। यह सुनकर राजू और नेहा हैरान रह गए। वे सारी दवाइयां लेकर उन्हें घर लेकर आए और कमरे में लिटाकर सबसे पहले उन्हें कुछ खाने को दिया और फिर दवाइयां खिलाईं। थोड़ी ही देर में सुरेखा जी को नींद आ गई। राजू गुस्से से अपने बड़े भाई के कमरे में गया तो देखा वह कमरे में नहीं था और उसकी भाभी आराम फरमा रही थी। भैया कहाँ है भाभी? राजू ने गुस्से में बोला तो अनीता घबरा गई और हड़बड़ाते हुए बोली, वो क्या है ना, आपके भैया बच्चों को ट्यूशन छोड़ने गए हैं। उसी समय नरेश घर पहुंच गया। क्या बात है छोटे, इतने गुस्से में क्यों हैं? भैया पहले आप एक बात बताइए, आपने मां को दवाइयां क्यों नहीं लाकर दी? और जब मां की हालत बिगड़ गई तब भी आप डॉक्टर के पास नहीं लेकर गए? जानते हैं मां ने 1 महीने से बीपी और डायबिटीज की दवाइयां नहीं खाई हैं। राजू ने गुस्से में कहा। यह सुनकर नरेश और अनीता एक दूसरे को देखने लगे। मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं भैया, मां को डॉक्टर के पास लेकर गए थे या नहीं? अरे वो मैंने अनीता को कहा था कि मुझे टाइम नहीं है तो तुम ले जाना। क्यों, ऐसे कौन से काम में बिजी थे जो इतना जरूरी काम करने के लिए भी वक्त नहीं था आपके पास? तो फिर अनीता घबराए स्वर में बोली, मैं तो दिन भर इतना काम करके थक जाती हूं, मैं कैसे लेकर जाती डॉक्टर के पास? दोनों पति पत्नी आपस में ही बहस करने लगे तो नरेश ने गुस्से में अपनी पत्नी को ही तमाचा जड़ दिया। पति के हाथों थप्पड़ खाकर अनीता भी कहां पीछे रहने वाली थी। उसी समय तपाक से बोली, अच्छा, जब हाथ में पैसे आ गए थे तो शराब पीने चले गए? रात को नशे में धुत होकर घर लौटे थे आप और अब सारा इल्जाम मुझ पर डालने पर तुले हुए हैं। इलाज के लिए भेजे गए पैसों से शराब पीने की बात सुनते ही राजू गुस्से से कांपने लगा और एक जोरदार तमाचा अपने बड़े भाई के मुंह पर झड़ दिया। पूरा घर उस थप्पड़ की आवाज से गूंज उठा। नरेश अपने गाल पर पड़े थप्पड़ से वहीं जाम हो गया। वो चाहता तो मुकाबला कर सकता था, किंतु वो चुप रहकर अपना गुस्सा पी गया, क्योंकि राजू और नेहा की बदौलत ही उनके परिवार का पालन पोषण हो रहा था। इसीलिए नरेश और उसकी पत्नी अनीता चुपचाप पत्थर की मूर्ति बनकर खड़े रहे। तभी नेहा ने कहा, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। अरे, ऐसा व्यवहार तो कोई अपने दुश्मन के साथ भी ना करे, जैसा तुमने अपनी मां के साथ किया है। भाभी, आपने देवी समान सास की सेवा करने की बजाय आप उन्हें जीते जी मारने पर तुली हुई हैं। फिर राजू बोला, हम जो हर महीने इतनी रकम आप लोगों के पास भेजते थे वो सब कहां चली गई? कल जो पैसे मैंने मां के इलाज के लिए भेजे थे उसमें से थोड़े से पैसे भी आप उनके इलाज पर खर्च नहीं कर सके। सारे पैसे आप दोनों हजम कर गए। इतना कहकर राजू और नेहा मां के कमरे में चले गए। राजू ने अपनी पत्नी नेहा को कहा, नेहा तुम मां का खास ख्याल रखना,
उनकी पूरी सेवा करना और जो भी उनका खाने का दिल हो उन्हें तुरंत बनाकर देना। यह सुनकर नेहा बोली, जी जी, मैं माँ का पूरा ध्यान रखूंगी, आप चिंता मत कीजिए। यह सुनकर सुरेखा जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटा, तुम लोग बहुत अच्छे हो, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। यह सुनकर राजू और नेहा की आंखों में भी आंसू आ गए। प्रोजेक्ट का काम मैं संभाल लूंगा, लेकिन मां की सेवा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अगर काम 2 दिन में हो गया तो हम परसों तक घर के लिए निकल जाएंगे और मां की तबीयत जैसे ही संभल जाएगी तुम उनका सामान पैक कर लेना। इस पर नेहा ने कहा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं मां के पास ही हूं, उनका अच्छे से ख्याल रखूंगी, आप जाइए। अपनी पत्नी से पूरी तरह आश्वस्त होकर राजू घर से चला गया। उसे प्रोजेक्ट का काम करते करते शाम हो गई। नेहा ने अपनी सासू मां के लिए खिचड़ी बनाई, क्योंकि डॉक्टर ने उन्हें हल्का फुल्का खाने को बोला था। खिचड़ी बनाकर उसने उन्हें अपने हाथों से खिलाई, उसके बाद दवाई खिलाई और थोड़ी देर के बाद फल काटकर उन्हें खिलाने लगी। सुरेखा जी के शरीर में अभी दर्द बना हुआ था, तो नेहा ने उनकी टांगें भी दबाईं। अपनी बहू से इतनी सेवा पाकर सुरेखा जी तो उसे आशीर्वाद ही दिए जा रही थी। यह सुनकर नेहा बोली, मां जी, आप मुझे आशीर्वाद मत दीजिए, आप जल्दी से ठीक हो जाइए, बस यही मेरी कामना है। सुरेखा जी ने कहा, बहू, तुम बहुत अच्छी हो, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। यह सुनकर नेहा की आंखों में आंसू आ गए। नरेश और अनीता नेहा को अपनी मां की देखरेख करते देख जलते भुनते जा रहे थे। इसी जलन के कारण अनीता ने रसोई घर में किसी के लिए खाना नहीं बनाया। लेकिन जब नेहा ने सभी बर्तन खाली देखे तो अनीता को आलू की सब्जी और चपाती बनाने को बोला। अब अनीता उसे मना कैसे कर सकती थी? चुप करके उसने सब कुछ बना दिया। खाना खाते हुए नेहा ने सुरेखा जी से पूछा, माँ जी, आपका भी कुछ खाने का मन है तो बता दीजिए, मैं बना लाती हूं। तो मां ने मना कर दिया। नेहा अपने कॉलेज के किस्से सुना सुनाकर सुरेखा जी को खूब हंसा रही थी, जिस कारण सुरेखा जी अपना दुख दर्द सब कुछ भूल गई थी। अपने पति की मृत्यु के बाद आज वो पहली बार हंसी थी। यह सुनकर नरेश और अनीता का गुस्सा और बढ़ गया। उन्हें लग रहा था कि नेहा उनकी मां को उनसे दूर कर रही है। सुरेखा जी को ऐसा लगा कि जैसे उनकी जिंदगी में खुशियां फिर से लौट आई हैं। सुरेखा जी के सिर में तेल की मालिश करते हुए नेहा ने अनीता को सबके लिए डिनर बनाने को बोल दिया। नाक भौं सिकोड़ते हुए अनीता सारे काम करती रही और अपनी मदद करने के लिए अपने पति नरेश को भी उसने बर्तन धोने के काम पर लगा दिया। बच्चे भी अपनी चाची के साथ खूब हंसी ठिठोली कर रहे थे। आज पूरा घर खुशियों से चहक रहा था। राजू को रात को घर आते आते 8 बज गए। जब घर में आया तो अपनी मां का हंसता हुआ चेहरा देखकर उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। वह भी सबके साथ हंसने बोलने में मशगूल हो गया। अपनी मां के पास आया और उनके चरणों में बैठकर बोला, मां, आप बिल्कुल ठीक हो ना? सुरेखा जी ने कहा, हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूं, तुम चिंता मत करो। राजू ने कहा, मां, आप बहुत कमजोर हो गई हैं, आपको आराम करने की जरूरत है। सुरेखा जी ने कहा, बेटा, तुम सही कह रहे हो, मैं थोड़ा थक गई हूं। राजू ने कहा, मां, आप सो जाइए, मैं आपके लिए दूध लेकर आता हूं। सुरेखा जी ने कहा, ठीक है बेटा। राजू रसोई में गया और अपनी मां के लिए दूध लेकर आया। उसने दूध सुरेखा जी को पिलाया और उन्हें सुला दिया। फिर वह अपने कमरे में गया और नेहा से कहा, नेहा, मां बहुत खुश हैं, उन्हें हमारी बहुत चिंता है। नेहा ने कहा, हाँ जी, मां बहुत अच्छी हैं, हमें उनका हमेशा ध्यान रखना चाहिए। यह सुनकर राजू को बहुत खुशी हुई। उसने नेहा को गले लगाया और कहा, तुम बहुत अच्छी हो नेहा, तुम मां का बहुत अच्छे से ख्याल रखती हो। यह सुनकर नेहा बोली, जी जी, मां, मेरी भी मां हैं, मैं उनका हमेशा ध्यान रखूंगी। मां, अब कैसी तबीयत है आपकी? अरे देख तो, एक ही दिन में भली चंगी हो गई हूं। तेरे और नेहा के आने से मेरा कमरा तो गुलजार हो गया। मेरी बच्ची ने मेरा दिन भर बहुत ख्याल रखा, पूरा दिन एक पैर पर खड़ी रही और ऊपर से अपने कॉलेज के किस्से सुना सुनाकर मुझे इतना हंसाया जितना मैं आज तक नहीं हंसी थी। सौभाग्यवती रहो बहू। सुरेखा जी ने उसे गले लगाते हुए कहा तो नेहा बोली, अरे आप भी तो वर्ल्ड की बेस्ट सासू मां हैं,
फिर नेहा ने अपने पति को देखते हुए कहा, अच्छा आप ये तो बताइए काम पूरा हुआ या नहीं? तो राजू बोला, हाँ नेहा काम तो हो चुका है, लेकिन आज मैं बहुत थक गया हूं। ना जाने इस प्रोजेक्ट को खत्म करने के चक्कर में कहां कहां भटकना पड़ा। कल घर पर आराम करके परसों यहां से निकलेंगे, फिर तो ना जाने कब यहां आना होगा। फिर सुरेखा जी ने कहा, हाँ मेरे बच्चों खूब मस्ती करो। थोड़ी ही देर में नेहा सुरेखा जी के लिए दलिया बनाकर ले आई और अपने हाथ से खिलाने लगी। तभी अनीता आई और बोली, खाना तैयार है। यह सुनकर नेहा बोली, ठीक है भाभी, खाना मां के कमरे में ही ले आना, हम सब यहीं बैठकर खाएंगे। उधर अनीता नेहा की ये बात सुनकर तिलमिला उठी, लेकिन चुपचाप सब काम करती रही, क्योंकि कुछ बोल नहीं सकती थी। ये सोचकर कि अगर ये लोग हमें पैसे नहीं देंगे तो हमारा खर्च कैसे चलेगा। लेकिन उन्हें अभी तक ये मालूम नहीं था कि ये दोनों सुरेखा जी को अपने साथ ही लेकर जा रहे हैं। जब राजू और नेहा के जाने का वक्त आया तो वह दोनों मां का सामान भी पैक करने लगे। उन्हें ऐसा करते देख अनीता दौड़ी दौड़ी आई और फीकी सी मुस्कुराहट के साथ बोली, अरे ये क्या, माँ जी का सामान क्यों पैक कर रहे हैं आप? माँ जी कहां जा रही है? फिर नेहा ने कहा, भाभी हम माँ जी को अपने साथ ही लेकर जा रहे हैं। ये बात सुनते ही अनीता और नरेश दोनों ऐसे स्तब्ध रह गए मानो दोनों को सांप सूंघ गया हो। नरेश घबराकर बोला, नहीं नहीं, हम मां का पूरा ध्यान रखेंगे, तुम लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। यह सुनकर राजू बोला, भैया अब बहुत हो गया, हमने आपको बहुत मौके दिए, लेकिन आप दोनों ने हमेशा हमें निराश किया है। मां की हालत देखकर हमें समझ आ गया कि आप लोग उनकी कितनी परवाह करते हैं, इसलिए अब हम मां को अपने साथ ले जा रहे हैं, वहां उनकी अच्छे से देखभाल होगी। अब हम मां की देखभाल में कोई कमी नहीं करेंगे। क्यों मां, आप ही कुछ बोलिए ना। बड़े बेटे नरेश की ये बात सुनकर सुरेखा जी के चेहरे पर दुख के भाव उफान मारने लगे और बोली, बेटा जब तेरा पहली बार स्कूल में दाखिला करवाया था तो मैं हर थोड़ी देर बाद देखने जाती थी कि कहीं तू रो तो नहीं रहा, तुझे कोई तकलीफ तो नहीं, क्योंकि तुम्हारी आंख से एक आंसू भी गिरता था तो मैं परेशान हो जाती थी। पर मुझे हैरानी है कि आज मेरा वही बेटा दिन रात बहते हुए मेरी आंखों के आंसू क्यों नहीं देख पाया। थोड़ा सा प्यार और सम्मान ही तो मांगती थी मैं तुम लोगों से। इतना कहते हुए सुरेखा जी की आंखें फिर से नम हो गईं। नहीं भैया, आप पर भरोसा करके हम पहले ही बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं, अब वो गलती हम दोहराना नहीं चाहते। माँ जी हमारे साथ ही रहेंगी और ये तय हो चुका है। राजू की ये बात सुनकर नरेश और अनीता दोनों गिड़गिड़ाने लगे, क्योंकि उन्हीं के नाम पर वो आज तक रुपए हड़पते आए थे। मां तो उनके लिए एटीएम कार्ड की तरह थी, इसलिए वे खूब आग्रह करने लगे कि मां उनके साथ ही रहेगी, लेकिन उनकी सुनने वाला कौन था। छोटा बेटा और बहू अपनी मां को अपने साथ दिल्ली ले गए। अब ना तो नरेश के हाथ में उनके पिताजी की पेंशन आ रही थी और ना ही राजू उन्हें कोई पैसा भेजता था। अनीता और नरेश को अपने किए पर पछतावा हो रहा था कि यदि वह मां की थोड़ी सी देखभाल कर लेते तो आज उन्हें ये दिन ना देखना पड़ता। मां के जाने के साथ ही नरेश की दुकान का काम धंधा बिल्कुल ठप हो चुका था। पैसों की कमी के चलते नरेश ने अपनी दुकान से नौकरों की छुट्टी कर दी और नौकरों वाले सारे काम खुद ही करने लगा। वो इतना शिक्षित भी नहीं था कि कोई अच्छी नौकरी कर सके। पैसों के अभाव में अनीता हर रोज अपने पति नरेश के साथ झगड़ा करती। इस बात का इल्जाम वे दोनों एक दूसरे पर थोपते रहते थे। उधर दिल्ली जाकर नेहा ने सुरेखा जी के लिए एक फुल टाइम मेड रख ली थी। उनकी तबीयत सुधारने के लिए रोज सुबह शाम योगा करवाने के लिए योगा टीचर भी रख ली। महीने भर के अंदर सुरेखा जी भली चंगी हो गई। वे लोग जिस सोसाइटी में रहते थे उस सोसाइटी की वृद्ध महिलाओं ने अपना एक समूह बनाया हुआ था। इस समूह में सुरेखा जी भी शामिल हो गईं और अपना समय बिताने लगीं। नेहा उन्हें हर हफ्ते उनकी मनपसंद जगह पर घुमाने भी ले जाती थी। सुरेखा जी उस समूह की एक मेंबर बन गई। समूह की सभी महिलाओं के साथ मिलकर योगा, मेडिटेशन, समाज सेवा के कार्य करने के साथ साथ मंदिरों में होने वाले धार्मिक आयोजनों में भी उन्होंने हिस्सा लेना शुरू कर दिया। अपनी बीमारियों और परेशानियों के कारण जो सुरेखा जी अपने जीवन को जीना ही भूल गई थी, वे अपने सभी शौक दोबारा से जागृत करके एक नए सिरे से अपनी जिंदगी जीने लगी हैं।
वे हर पल भगवान का शुक्रिया अदा करती हैं और जी भरकर अपने बेटा बहू पर प्यार लुटाती हैं। दोस्तों, हमें अपने बुजुर्गों को हमेशा प्यार देना चाहिए। उनकी देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी है। वे हमारे समाज का अहम हिस्सा हैं और उनके बिना हमारा जीवन अधूरा है। किसी ने सही कहा है, बड़े बूढ़ों का साया परिवार के लिए आशीर्वाद होता है, जिसके नीचे पूरा परिवार फलता फूलता है। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ अगली वीडियो में। धन्यवाद।